चलो अभिषेक आवाज आ रही है? चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं। देखो अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें अपन ने बात की थी बेटा किसकी? एटॉमिक नंबर की। ओके, एटॉमिक नंबर की हमने बात की थी, क्या होता है, कैसे होता है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। सीक्वेंस से अपन चलते हैं बच्चों स्टेप बाय स्टेप। आज हम बात करते हैं बेटा, हेडिंग लिखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर। इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल ए। एटॉमिक मास एंड मास नंबर, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। लिख लिया? चलो बेटा बात करते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखो एटॉमिक मास या मास नंबर, एक्चुअल में अगर बात करूं मैं किसी रिपीटर बच्चे से भी इस बात को पूछता हूं कि बेटा क्या होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, तो दोनों का मीनिंग वो सेम बताता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक्चुअल अगर रियल कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें, हाँ दोनों की वैल्यू सेम होती है लेकिन मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है बेटा। क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूं क्या, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, क्योंकि दोनों का मीनिंग भी सेम होता तो मैं एटॉमिक मास और मास नंबर बोलता, ना कि एंड लगाता बीच में। आ गया समझ में? बीच में मैंने एंड का सिंबल लगाया, इसका मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है? लेकिन दोनों का बेटा एक्चुअल में क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, दोनों की सेम होती है। क्लियर है? बच्चे को सिर्फ इतना बताते हैं कि ये प्लस ये इक्वल टू होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। ओके, और बच्चा उसी बात को रटता है। अपने मेडिकल लेवल पे अगर अपन बात करें तो भले ही ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जेई पर क्या होता है बेटा, जेई में थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अलग अलग ऑप्शन देके पूछ लेता है कि इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो एक्चुअल में बच्चे को रियल कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होती है, लेकिन मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। क्लियर? वो माइनर डिफरेंस क्या होता है बच्चों, चलो समझते हैं इस बात को। नॉर्मली हम बात करें जैसे एटॉमिक के लिए बेसिकली अपने बात की थी बेटा, एटम क्या होता है, जैसे इस टाइप से बीच का पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अपन ने कहा था बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्विंग करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? यहां तक तो हमने स्टडी की थी। क्लियर है? चलो बेटा अब अपन ने जो हेडिंग लिखी है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं बच्चों। देखो मैं 2 पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, आपको खुद को बताना है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके ठीक है बेटा, समझना इस बात को। देखो मैं क्या कह रहा हूं, द टोटल सम ऑफ, समझते जाना, द टोटल सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्या कहा, द टोटल सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको अपन बोलेंगे एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? ठीक है, एक पॉइंट में लिख रहा हूं, द टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? चलो बेटा अभिषेक ये बताओ क्या डिफरेंस है, प्रिंस और छविकांत तुम भी बताओ बेटा क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास और मास नंबर में, अब क्या डिफरेंस है। मैंने यहां पर 2 पॉइंट लिखे हैं, क्या डिफरेंस है अभिषेक, क्या होगा? मास नंबर काउंट होता है बेटा। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड बच्चों। देखो मैंने क्या कहा, सामने मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो रिप्लाई आया क्या, सर वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास है। तो बच्चों देखो बात यही है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास या मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए यूज तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही होता है। मैंने क्या कहा, ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का यूज होता है। आपको याद है एटम के बारे में जब अपने डिटेल से स्टडी की थी, अपना फर्स्ट लेक्चर था, उसमें अपने क्या कहा था बेटा, यानी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, उसके मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यस और नो? और आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? कैसे? आउटर पार्ट में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, हमें पता उनको अरेंज करने के लिए सेल या ऑर्बिट उतने ही ज्यादा चाहिएंगे। जैसे जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टैंड होंगे, बेंचेस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा चाहिएगी। क्लियर है? इसका मतलब जितनी ज्यादा सेल बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम एटम का बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और मैंने क्या कहा था, सेंट्रल पार्ट क्या होता है, मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मास के लिए ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। क्लियर है? वो क्यों करते हैं बेटा, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो मास के लिए ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होते
होते हैं? न्यूक्लियस में, यानी इसके सेंट्रल पार्ट में। यस और नो? इस वजह से अपन ने बोला था सेंट्रल पार्ट होता है वो मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो बेटा, तो देखो मैंने बोला क्या, एक्चुअल में मैंने क्या कहा, दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है, अब इस बात को समझना। यानी मास की जहां पर बात आ जाए, यूज तो ओनली एंड ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास में क्या होगा, द टोटल सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टोटल मास का जो सम होगा वो तो क्या होगा, एटम का मास होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टोटल नंबर का जो सम होगा वही क्या होगा, मास नंबर होगा। मैंने क्या कहा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनके टोटल मास का सम कर देंगे वो तो एटॉमिक मास बोला जाएगा, और उनके नंबर का सम कर देंगे वो क्या बोला जाएगा, मास नंबर बोला जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं कहूं बेटा तो क्या मास के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, एटम के मास के लिए कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल मास है वही क्या हो जाएगा, एटम का मास हो जाएगा। क्लियर? और यानी एटम के मास कैलकुलेट करने में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन के नंबर का यूज हो रहा है वही क्या होगा, मास नंबर। यानी मास को कैलकुलेट करने में कितने नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये मैंने कहा एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ठीक है बेटा, चलो बच्चों देखो अब बात करें इसकी यूनिट की। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, यूनिट होती है AMU और U, यानी एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU। पीछे भी बच्चों ये नाम आ चुका है, ध्यान है ना? क्लियर है? ठीक है बेटा, देखो कैसे, AMU जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और जो U होता है बेटा, U होता है यूनिफाइड मास। क्या कहा, यूनिफाइड मास, स्मॉल u। तो ध्यान रखना AMU की जगह कई बार U भी लिख के दे देगा, दोनों का मीनिंग वही है, दोनों किसकी यूनिट है, एटॉमिक मास की यूनिट है बेटा। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या कहेंगे बच्चों, देखो ये तो मैंने कहा, अब बच्चों देखो मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज नियरली सेम एज मास नंबर। मैंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज नियरली सेम एज मास नंबर। एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा था दोनों के मीनिंग डिफरेंट होता है। दोनों का मीनिंग डिफरेंट कैसे होता, समझ में आ गया? क्लियर? अब मैंने कहा एक्चुअल में वैल्यू दोनों की सेम होती है, इक्वल होती है। क्लियर है? वो कैसे होती है समझना, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास नियरली सेम एज मास नंबर। एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होती है, मास नंबर के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, नियरली सेम यानी बहुत ज्यादा पास पास होती है, ऑलमोस्ट सेम सेम होती है। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर क्यों, अरे कौन को रीजन तो होना चाहिए ना। तो इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज द मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU 1 AMU। अरे याद है ना, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, अपने एक एक चीज कैलकुलेट करके देखी थी। प्रोटॉन का मास कितना होता है, नॉर्मली बात करें अपन तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 किलोग्राम, फिर या फिर मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -24 ग्राम, और ग्राम को Na से मल्टीप्लाई कर दे तो वो AMU में आता नहीं आता। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ रही थी, 1.008 ग्राम, यस सॉरी AMU आया था नहीं आया था। 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -24 ग्राम को अगर मैं क्या करूं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आता है बेटा, 1.008 AMU। आता नहीं आता, आता है बच्चों। तो क्या करेंगे, 1 प्रोटॉन अगर है, हमें पता है बच्चों 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है या नहीं होता, होता है बेटा। तो इसका एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी क्या होगा 1 AMU। क्लियर है? ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास और मास नंबर की दोनों की वैल्यू नियरली सेम कैसे होती है। यहां पर मैं 2 लाइन लिखाऊंगा बेटा, जो मैंने अभी बोला है वो लिखाऊंगा। क्लियर है? क्या कि एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मास नंबर के ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। क्लियर है? बिकॉज 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बेटा, 1 AMU होता है। आ गया समझ में? ऑलमोस्ट क्या होता है 1 AMU और 1 AMU। अब समझना इस बात को बेटा, समझना इस चीज को। सपोज करो किसी न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है। मैंने क्या कहा, इधर ध्यान दो, किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, सपोज करो समझने के लिए 10 प्रोटॉन है 10 क्या है, न्यूट्रॉन है। क्लियर है? ठीक है, 1 प्रोटॉन का मास अगर 1 AMU है तो 10 प्रोटॉन का कितना होगा 10 AMU। यस और नो होगा बच्चों। 1 न्यूट्रॉन का 1 AMU है तो 10 न्यूट्रॉन का क्या होगा
10 एएमयू, यस और नो। इसका मतलब टोटल प्रोटॉन का मास 10 एएमयू, अगर 10 प्रोटॉन थे, वैसे 10 न्यूट्रॉन का कितना हो गया 10 एएमयू। टोटल मास का सम कर दो 10 प्लस 10 यानी क्या हो गया 20 एएमयू, यस और नो। ये तो क्या आ गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टोटल मास का सम। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब नंबर के सम की मैं बात करूं तो 10 प्लस 10, सीधा मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया 10 प्लस 10 20 आ गया, यस और नो। क्योंकि एक प्रोटॉन का हमें पता है 1 प्रोटॉन का 1 एएमयू, तो 10 का कितना होगा 10 एएमयू हो जाएगा। 1 न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट 1 एएमयू होता है, तो 10 न्यूट्रॉन का कितना 10 एएमयू हो जाएगा। तो आपके पास दो तरीके बेटा, एक प्रोटॉन का इतना, इतने प्रोटॉन का इतना, एक न्यूट्रॉन का मास इतना, इतने न्यूट्रॉन का इतना, फिर टोटल प्रोटॉन का इतना मास, टोटल न्यूट्रॉन का इतना मास, तो इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना एमयू। एक तो इतना घूम फिर के करोगे, एक क्या करोगे इतने प्रोटॉन है इतने न्यूट्रॉन है, ये प्लस ये, सीधा आंसर। कौन सा इजी है, सीधा नंबर का सम कर देना, यस और नो। इस वजह से क्या करते हैं सीधा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर की हेल्प से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया जाता है। क्लियर है, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है बेटा, और दोनों में माइनर डिफरेंस क्या होता है, ये होता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा P प्लस एन। मैंने क्या कहा शॉर्ट एंड स्वीट में डायरेक्टली जितने प्रोटॉन होते हैं जितने न्यूट्रॉन होते हैं सीधा उनके नंबर का सम कर देते हैं, वैल्यू ऑलमोस्ट वही आती है। क्लियर है, कैसे एक्चुअल में मास की हेल्प से करोगे तो घूम फिर के आपको टाइम पास करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने कहा 10 प्रोटॉन थे तो टोटल प्रोटॉन का 10 एएमयू, 10 न्यूट्रॉन थे तो टोटल न्यूट्रॉन का भी 10 एएमयू, फिर टोटल प्रोटॉन का 10 एएमयू, टोटल न्यूट्रॉन का 10 एएमयू, तो 10 प्लस 10 यानी 20 एएमयू हो गया, वो तो मास का हो गया। लेकिन नंबर की बात करें तो सीधा इजीली आ जाएगा, 10 प्रोटॉन थे 10 न्यूट्रॉन थे, सीधा 10 प्लस 10 यानी 20, ये तो अपने पास डायरेक्टली भी आ सकता है, यस और नो। तो इजी वे में करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ए इक्वल टू पी प्लस एन, सीधा हमारे पास आ जाता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को बोल दे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 1, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना होता है 1, न्यूट्रॉन कितना होता है 0। अरे ये तो ध्यान है ना, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए हमें पता है क्या होता है बच्चों P प्लस एन। तो देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितना है 0, तो अपन क्या लिखते हैं 1 एएमयू, यस और नो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 एएमयू। क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर अपन बात करें जैसे कार्बन, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, प्रोटॉन कितने होते हैं 6, न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बात करूं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस एन, तो क्या करेंगे 6 प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा 12 एएमयू। समझ में आ गया। तो जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है सभी के नंबर का डायरेक्टली सम कर देते हैं, अपने पास से एटॉमिक मास या मास नंबर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर वही बात आ गई, क्या इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों नहीं करते, तो स्टेटमेंट अपन क्या बोल सकते हैं, ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का सम मान लो सपोज करो 10 एएमयू आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का और ऐड कर दोगे तो 10.0000 समथिंग एएमयू आ जाएगा। कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या, नहीं। इस वजह से ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हेल्प से ही कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। लिखो बेटा, जैसे मैंने लिखा वैसा वैसा लिखो, ये 2 लाइन छोड़ देना जैसे मैंने यहाँ छोड़ी है।
यहां तक नोट कर लिएगा, यहां तक हो गया, 2 लाइन छोड़िए ना बीच में। चलो बेटा लिखो, लिखो द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, जहां पर ये 2 लाइन हमने छोड़ी उसकी बात मैं कर रहा हूं बच्चों। द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज नियरली सेम एज, the value of atomic mass is nearly same as mass number, the value of atomic mass is nearly same as mass number, the value of atomic mass is nearly same as mass number, because mass of one proton, because mass of one proton and one neutron, because mass of one proton and one neutron is almost 1 AMU, because mass of one proton and one neutron is almost 1 AMU। क्लियर है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, 1 AMU होता है। तो फॉर एग्जांपल टोटल नंबर हो चाहे टोटल मास हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। ज़्यादा इजी कौन सा रहेगा बेटा, इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन, सीधे नंबर का सम करो और साथ में AMU लगा दो। क्लियर है, बाकी यहाँ तक कर ही लिया बच्चों, क्लियर है। चलो इसके आगे वो स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट और लिखो, ओनली P एंड N, शॉर्ट में लिख लिया करो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ओनली P एंड N are used to calculate the atomic mass, only P and N are used to calculate the atomic mass, electron not used, electron not used because mass of electron is negligible, 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 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इस वजह से उसका कोई खास यूज नहीं है बच्चों। क्लियर है, ये तो बेटा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं, ये तो बच्चों वाला काम है। ओके, अब थोड़ा अच्छे लेवल पर क्या करता है बेटा, इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस दे देता है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या, अगर हम क्या करें, वैसे तो नो डाउट प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या फिक्स है बच्चों, लेकिन आपको हाइपोथेटिकल बोले, अगर मान लो इसका मास हाफ कर दे, इसका मास डबल कर दे, इसका 1/3 कर दे, 1/4 कर दे, तो ये बताओ एटॉमिक मास में भी चेंज आएगा नहीं आएगा। अगर आपको हाइपोथेटिकल ऐसे बोल दे बेटा, इमेज करने मतलब इमेजिन करने के लिए, जैसे एज्यूम करने के लिए, प्रोटॉन का मास डबल कर दे, न्यूट्रॉन का हाफ कर दे, प्रोटॉन का 1/3 कर दे, न्यूट्रॉन का 1/4 कर दे, तो ये बताओ ऐसे अगर चेंजेस कर दे तो एटॉमिक मास में भी चेंज होगा नहीं होगा, होगा बेटा। क्यों, एटॉमिक मास होता ही क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का सम ही तो होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में अगर चेंज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, एटम के मास में भी चेंज आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा, एटॉमिक मास is changed with the change in mass of proton and neutron। आ गया समझ में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में चेंज करने पर क्या होता है, एटम के मास में भी चेंज आता है। क्लियर है बेटा, लिखो बेटा, एटॉमिक मास इज चेंज, एटॉमिक मास इज चेंज, वेरी गुड। छविकांत ने क्या बोला, सर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये कैसे पता चलेगा। इसके बाद अपन यही बात करेंगे बेटा। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, तो उसके बिना आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे बताओगे। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अभी जस्ट नोट लगा के मैं 5-7 पॉइंट लिखाऊंगा जिसमें आपको यही स्टडी करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। आ गया समझ में। बस आपको एक ही चीज ध्यान होनी चाहिए, क्या, 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। आ गया समझ में, वो आपको सीक्वेंस से ध्यान रखना है बेटा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था 30 तक के एटम का एटॉमिक नंबर याद करके आना, याद करके आओ क्या, ठीक है। तो वो जरूर ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर ध्यान है। उसके बाद कैसे करना है वो सब 1 by 1 मेरा काम है बेटा। क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा लिखो, क्या कहा, एटॉमिक मास इज चेंज विद चेंज इन
mass of P and N. Atomic mass is changed with the change in mass of P and N. Atomic mass is changed with the change in mass of P and N and proton neutron. ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में चेंज होने पर एटॉमिक मास में भी चेंज होता है। क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा इसमें क्वेश्चन कैसे बनाता है, आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन दे देगा, ये इतना कर दे, ये इतना कर दे, प्रोटॉन का मास इतना कर दे, न्यूट्रॉन का इतना कर दे, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है बेटा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा हूं, परसेंटेज चेंजेस इन एटॉमिक मास, परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में कितना परसेंट चेंज आया। क्लियर, आपसे बोले 20% हो गया पहले का, 20% इंक्रीज, 50% डिक्रीज, जो भी तुम्हें बोले। ओके, कैसे करना है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परसेंट डेल ए। मैं क्या लिख रहा हूं, परसेंट डेल ए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, ए मतलब क्या है, एटॉमिक मास, डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। आ गया समझ में। अरे सीधी सी बात है, डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं बेटा, डिफरेंस के लिए। अगर डिफरेंस आ जाता है तो ये इसका सिंबल होता है डेल्टा। क्लियर है। परसेंट है मतलब 100 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके हमें बताना है 50%, 20%, 80%। ओके, ठीक है। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या करेंगे, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन क्या करेंगे, ए इनिशियल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या कहा बच्चों, यानी प्लस माइनस ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन ए इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। इधर ध्यान दो, बच्चा कहेगा सर ये क्या है, बाकी कुछ नहीं है बेटा, एलकेजी यूकेजी से जो अपन मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा वही है बच्चों। मैथमेटिक्स में जैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, आपसे बोले मान लो पहले एटॉमिक मास कितना था, 10 है, अब कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो सीधी सी बात आप क्या बताओगे बेटा, पहले कितना था 10, बाद में कितना है बेटा 5 है, तो ये बताओ क्या हो गया, अरे 50% डिक्रीज हुआ नहीं हुआ, यस और नो। तो बस अपने क्या किया, ए इनिशियल, ए आई ए इनिशियल, पहले कितना है एटॉमिक मास, क्लियर, ए फाइनल, बाद में कितना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज करने के बाद कितना है, आ गया समझ में, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, फाइनल तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, तो फाइनल तो कितना है बेटा 5, इनिशियल कितना है 10, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 10 यानी कितना आ गया -5, -5 इनिशियल कितना है बेटा 10, तो -5/10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया बेटा 10, 100 कितना आ गया 10, 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 50, -50 माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, 50% डिक्रीज हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। तो जैसे मैथमेटिक्स में अपन अप्लाई करते हैं ना, पहले कितना था 10, अब कितना है 5, पहले 10 है बेटा, अब कितना है 5, तो कितना डिक्रीज हो गया, अरे 5 डिक्रीज हो गया ना, कि अगर 10 था, स्टार्टिंग में 10 था तो 5 डिक्रीज होता है, क्लियर है। अरे 5 डिक्रीज हो गया, फाइनली कितना बच गया, 5 तो बच गया, 10 से 5 बच गया यानी 5 डिक्रीज हो गया, क्लियर है। यानी स्टार्टिंग में 10 था तो 5 डिक्रीज हो गया, स्टार्टिंग में 1 होता तो 5/10 डिक्रीज हो जाता, स्टार्टिंग में 100 होता तो मल्टीप्लाई बाई 100। यही तो अपन ने किया बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100, यस और नो। तो जैसे बचपन से मैथमेटिक्स में कंपैरिजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इतना था तो इतना चेंज हो गया, 1 होता तो इतना चेंज हो जाता, 100 होता तो इतना % चेंज हो जाता, यस और नो, क्लियर है। लेकिन मैंने साथ में यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया बेटा, ये भी समझना। पहली बात तो परसेंट डेल ए, परसेंट डेल ए इसका मतलब क्या है बच्चों, परसेंटेज चेंजेज इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में परसेंटेज चेंजेस क्या है, बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा, ठीक है। और ए इनिशियल एंड ए फाइनल ये क्या है, तो अपन क्या करेंगे, एटॉमिक मास बिफोर एंड आफ्टर, मैंने क्या कहा बिफोर एंड आफ्टर, मैंने दोनों लिखे हैं, मतलब समझ जाओगे ना, इनिशियल मतलब पहले वाला, फाइनल मतलब बाद वाला, क्लियर। एटॉमिक मास बिफोर एंड आफ्टर चेंज इन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास चेंज करने से पहले और बाद का जो एटॉमिक मास होगा वो ए इनिशियल और ए फाइनल से बोला जाएगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर वैल्यू प्लस के साथ आ जाए, मैंने क्या कहा, वैल्यू प्लस के साथ आ जाए मतलब एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, आ गया समझ में। अरे अपर साइड में मतलब समझ रहे हो ना बेटा, इंक्रीज होना। अगर माइनस का साइन आ जाए मतलब एटॉमिक मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में चेंज करने पर एटॉमिक मास में चेंज होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर रहे हो, एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाएगा, प्लस के साथ रिजल्ट आ जाएगा। और अगर डिक्रीज कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एटॉमिक मास पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज ही होगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। आ गया समझ में, हमेशा ध्यान रखो।
कभी भी आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा कई चैप्टर में काम आएगा लास्ट तक 11th 12th में। मैंने क्या कहा, अगर डिफरेंस करना हो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। क्लियर है? फाइनल माइनस इनिशियल करने से अगर डिफरेंस प्लस के साथ आ रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीज होना, मतलब पहले से ज्यादा वैल्यू पहले से ग्रेटर है, इंक्रीज हो गया। क्लियर? और अगर जो डिफरेंस करने के बाद फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद माइनस में आंसर आ रहा है मतलब डिक्रीज हो गया। कैसे? जैसे मैं बोलूं बेटा लास्ट ईयर क्लास में 100 स्टूडेंट थे, इधर ध्यान दो, लास्ट ईयर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, ठीक है, इस पर 120 हो गए, इसका मतलब पहले 100 था अब 120 है, तो क्या करोगे 120 माइनस 100 प्लस का 20 आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब डिफरेंस तो कितना आ गया 20 का, लेकिन प्लस के साथ आ रहा मतलब इंक्रीज हो गया। यस और नो? मैं बोलूं लास्ट ईयर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 थे, इस बार 90 हो गए, तो क्या करोगे? अरे 100 से 90 हो गए, डिक्रीज तो हुआ बेटा। वैसे भी देख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 90 माइनस 100 यानी माइनस 10, डिफरेंस 10 का है लेकिन माइनस के साथ आ रहा है मतलब क्या हो गया 10 डिक्रीज हुए हैं। समझ में आ गया? तो कभी भी आपको डिफरेंस करना फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद प्लस के साथ आ रहा है मतलब वो इंक्रीज हुआ है, माइनस के साथ आ रहा है मतलब डिक्रीज हुआ है। क्लियर है? क्योंकि नीट और जे में क्या करता है, ऐसे तो क्वेश्चन गलत करवाता है बच्चे को आते हुए भी, सेम ऑप्शन दे देगा 20% इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन दे देगा 20% डिक्रीज। मैथमेटिकल सोल्व करने पर बच्चे का रिजल्ट क्या आ गया 20% तो आ गया, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज इसमें गलती करवा देगा। समझ में आ गया? तो एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए बेटा। प्लस के साथ आ रहा मतलब क्या होगा इंक्रीज वाली कंडीशन है, माइनस के साथ है मतलब क्या डिक्रीज वाली कंडीशन है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट करो फटाफट। चलिए चलिए बेटा, सविकांत, अभिषेक, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? चलो बच्चों देखो, जैसे छवि ने पूछा भी है क्या कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बेटा, बात एकदम सही है कि जब तक यही हमें नहीं पता हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन नंबर कितना होता है तब तक हमें कैसे पता चलेगा ए क्या होगा ये क्या होगा। ओके, तो सब कुछ डिपेंड है बेटा जेड पर। अगर आपको जेड का आइडिया है कि कितना होगा तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर हमारे पास आ सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर अगर हमारे पास आ सकता है तो ए भी आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है बच्चों। क्लियर? और जैसे एक दो लेक्चर पहले मैंने बोला भी था क्या कि हमें आइडिया होना चाहिए क्या बेटा, एटॉमिक नंबर कितना 30 तक का। ओके, 30 तक का मैंने इसलिए बोला है, उसके आगे का याद रखते हो तो भी ठीक है, नहीं रखते हो तो भी ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके आगे का 30 तक के एटॉमिक नंबर हमें ध्यान है तो उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास भी पता चल जाएगा। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। क्लियर? और 30 के बाद से ज्यादा वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास हमें लिख के देता है ब्रैकेट में, तो उसकी कोई ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है, वो हमें क्वेश्चन में चल के देता है। लेकिन 30 तक के एलिमेंट के लिए कई बार वैल्यू नहीं देगा, खासकर 20 तक का बेटा।
20 तक का तो हमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मास अपने आप बता दूंगा मैं कैसे करना है। क्लियर है? चलो बेटा, तो जिस बच्चे को 30 तक के एटॉमिक नंबर नहीं पता है आज जाके कर लेना बेटा। 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, वो 30 तक तो कम से कम याद कर ही लेना, रट ही लेना सीक्वेंस से। क्लियर है? चलो बेटा, अब बात करते हैं कैसे करना क्या करना। ठीक है, चलो नोट लगा के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं जो हमारी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। समझना, सबसे पहले अच्छे समझते जाना। एनी एलिमेंट इज डिनोटेड एज, यानी किसी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना बच्चों। इसका तरीका क्या होता है? तो इसका तरीका क्या होता है बेटा, जेड एक्स ए और जेड एक्स ए। मैंने क्या कहा, किसी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं आपको चल के देगा, ये है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। आ गया समझ में? यहां पर बच्चों मैंने क्या कहा, किसी भी एलिमेंट को कैसे डिनोट करेगा, जेड एक्स ए या जेड एक्स ए। ठीक है, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, तो हमें पता है जेड तो क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। यस और नो? अरे होता है नहीं होता? होता है बच्चों। और जो ए होता है, ए क्या होता है बच्चों, मास नंबर। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। और एक्स क्या होता है, एक्स होता है बेटा एनी एलिमेंट, यानी जिस भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो। बात समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट को पहले लिखा जाता है वो क्या होता है, एलिमेंट से पहले नीचे जो नंबर होगा वो उसका एटम का नंबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर। क्लियर है? और उसके ऊपर जो नंबर होता है वो क्या होता है, उसका मास का नंबर होता है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? अब इसको कई बार ऐसे भी लिख देगा, जेड एक्स ए है तो ए को इधर से इधर भी लिख देगा, लेकिन इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना बच्चों, खुद पे कंट्रोल रखना। क्या कि सर ए को जब यहां से यहां लिख सकता है, जेड को यहां से यहां लिख सकता है क्या? नहीं बेटा, जेड को हमेशा यहीं पर लिख के देगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे लिख के दे या ऐसे लिख के दे, दोनों का मतलब यही है। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना, बीच में जो होगा वो एटम या एलिमेंट होगा, उससे पहले जो नंबर होगा वो उसका एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसका मास नंबर होगा। क्लियर है? पहली बात तो ये ध्यान रखना। ओके, फॉर एग्जांपल अपन इस बात को एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं ये लिखूं बेटा 1H1, ये मैंने लिखे, इसका मतलब समझ गए ना। मैंने कहा था न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैंने एक एग्जांपल लिखा था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाला एक रिएक्शन लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था, याद है ना बच्चों? तो मैंने क्या कहा था, एक एक चीज डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है। क्लियर है? इसका मतलब मैंने बोला है 1H1, हमेशा ध्यान रखना, पहले जो बोलेगा वो जेड का नंबर होगा, पहले जो बोला वो हमेशा क्या होगा, जेड का नंबर होगा। बाद में जो होगा वो एलिमेंट कौन सा उसकी बात करता है, और बाद में जो नंबर होता है वो उसका मास नंबर होता है। क्लियर? जैसे मैं बोलूं कार्बन के लिए, तो कार्बन को कैसे बोलेगा, 6 कार्बन 12। मैंने क्या कहा, 6 कार्बन 12, यानी एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है बेटा। तो क्या करेंगे, कार्बन 6 कार्बन 12 बोला है तो पहले 6 बोला है, यानी इसका एटॉमिक नंबर है, बाद में 12 बोला तो इसका मास नंबर है। क्लियर है? ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो बीच में ऑक्सीजन हो गया 8, ऑक्सीजन 16, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 8 हो गया, ये क्या हो गया, 16 हो गया। अब बच्चा कहेगा सर 6 12 ये कैसे आएगा, ये भी बताऊंगा, टेंशन मतलब। क्लियर है? यहां तक बात ठीक है बच्चों, कि किसी एलिमेंट को कैसे डिनोट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहां तक को डाउट क्लियर है बेटा? चलो सेकंड कंडीशन देखते जाना बच्चों अच्छे से। नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर एनी स्पीशीज, कोई स्पीशीज है उसके लिए प्रोटॉन का नंबर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये ध्यान रखना बच्चों, प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, Z। क्या कहा, प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होगा बेटा, Z होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? मैंने क्या कहा, किसी भी स्पीशीज के लिए प्रोटॉन का नंबर कैलकुलेट करना हो तो वो किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा। आ गया समझ में? जितना Z है उतना ही प्रोटॉन का नंबर। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, Z की वैल्यू तो कौन से एलिमेंट के लिए कितनी होती है ये तो आपको याद होना ही चाहिए। Z की वैल्यू के अकॉर्डिंग सब कुछ हमारे पास आ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आ सकता है, मास नंबर क्या वो भी आ सकता है। आ गया समझ में? तो क्या कहा, कोई भी स्पीशीज, मैंने एनी स्पीशीज बोली है, स्पीशीज मतलब चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, कुछ भी हो सकता है, याद है ना? तो Z का नंबर, प्रोटॉन का नंबर हमेशा किसके बराबर होगा, Z के नंबर के बराबर होगा, और वो हमें सीक्वेंस याद होना ही चाहिए। क्लियर है? कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं, क्या मैं लिखूं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए ये बताओ Z कितना होता है, अरे 1 होता नहीं होता, Z 1 होता है तो बच्चों प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं लिखूं कार्बन, तो कार्बन ये बताओ बेटा Z कितना होता है,
6, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, प्रोटॉन का नंबर आ गया। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात ठीक है? चलो अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए न्यूट्रल स्पीसीज, फॉर ए न्यूट्रल स्पीसीज, यानी कोई न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज समझ रहे हो क्या बेटा? न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब क्या है, उस पे कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। आ गया समझ में? मैंने क्या बोला है, न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब क्या है, उस पर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। बेटा ये ध्यान रखना, न्यूट्रल का मतलब ही क्या होता है, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो बच्चों ये बताओ, फॉर ए न्यूट्रल स्पीसीज हमें पता है अगर एटम पर कोई चार्ज नहीं है प्लस माइनस, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर में क्या डिफरेंस होता है? बराबर होते हैं दोनों। यस और नो? अरे जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही तो प्रोटॉन होता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल फॉर्म में दोनों का नंबर इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर गेन करने से हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस आ जाता है। यस और नो? फिर जितना प्रोटॉन होता है उतना प्लस के साथ लिखते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उतना माइनस के साथ चार्ज लिखते हैं। यस और नो? लेकिन न्यूट्रल बोला है मतलब ना प्लस है ना माइनस है, ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब ना प्रोटॉन ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब दोनों का नंबर क्या होगा, बराबर होगा। बच्चों आ गया समझ में? इसका मतलब न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है बच्चों, हमेशा जेड के बराबर होता ही होता है। समझ में आ गया? काम खत्म। ब्लॉक इसलिए कर रहा हूं, एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। आ गया समझ में? क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन की अपन ने बात की है, तो ये बताओ बेटा हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, 1। अरे जेड 1 होता है, तो ये बताओ बच्चों प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर होता ही होता है। याद है ना मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो प्रोटॉन कितना, 1। क्लियर? तो ये बताओ प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इस पर प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं लिख दूं बेटा नाइट्रोजन, तो ये बताओ जेड कितना होता है, अरे 7 होता है नहीं होता, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 7 नंबर पर आता है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। जेड अगर 7 है तो प्रोटॉन का नंबर 7, और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 7। काम खत्म। तो न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बताना, आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक? ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज मैंने क्या कहा, कोई चार्ज फॉर्म में है बेटा, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैंने क्या कहा, चार्ज स्पीसीज, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो सकता है। आ गया समझ में? चार्ज फॉर्म में है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बताना है, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जेड माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज। मैंने क्या कहा, जेड माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज, इससे अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। क्लियर? फिर मैं यही बात आपको रिपीट कर रहा हूं, देखो सारी वैल्यू क्या आ रही है, जेड के अकॉर्डिंग आ रही है, आ रही नहीं आ रही? तो मैंने क्या कहा, चार्ज स्पीसीज बोला है, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, आपको क्या करना है बच्चों, जेड माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज पर जो भी चार्ज है बेटा। देखो कैसे समझना है इस बात को, अगर मैं ये लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा बेटा, क्या मैं लिख दूं Na+, मैंने क्या कहा Na+ के लिए आपसे बोला जाए इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, Na+ के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, तो अपन कैसे करेंगे, जेड माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज। ये बताओ बच्चों जेड कितना होता है सोडियम का, 11 होता है बेटा, 11 होता है, तो क्या करेंगे 11 माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज पर चार्ज कितना है बच्चों, देखो जो हमें दे रखा है +1 आ रहा है ना, तो क्या करेंगे +1 लिख दो बेटा। क्लियर है यहां तक? तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसका मतलब 11 प्लस माइनस क्या हो गया, -1 यानी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? और यहां तक बात ठीक है? क्लियर है बेटा? ठीक है। या फिर जैसे मैं बोलूं क्या, O-2 तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या करेंगे, जेड माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज। ये बताओ ऑक्सीजन का जेड कितना होता है, अरे 8 होता नहीं होता, 8 होता है बच्चों, तो क्या करेंगे 8 हो गया, माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज, उसका चार्ज कितना है -2, तो क्या करेंगे बच्चों -2, तो इसका मतलब 8 माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 यानी कितना हो गया
10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बताना है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर दो कंडीशन में पूछ सकता है, न्यूट्रल फॉर्म में पूछ सकता है और चार्ज फॉर्म में भी पूछ सकता है। कैसे करना है? न्यूट्रल फॉर्म में तो क्या करना है, सीधा प्रोटॉन के नंबर के इक्वल, काम खत्म। क्लियर है बेटा? ठीक है। और अगर चार्ज फॉर्म में करना हो तो क्या करना, जेड माइनस चार्ज ऑफ स्पीशीज। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन एग्जाम में हमें टाइम पास की जरूरत नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे, देखो बिना पेन चलाए आपको कैसे करना, समझना। इधर ध्यान दो, जैसे आपसे ये बोला क्या, सोडियम की बात करें तो सोडियम के लिए अगर बोले कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बेटा ध्यान रखना, एक बार Na प्लस अगर दे रखा है तो प्लस को एक बार भूल जाओ। मैंने क्या कहा, प्लस को एक बार भूल जाओ, फिर वापस याद भी करना, ध्यान रखना। क्लियर? प्लस को एक बार भूल जाओ। अगर ओनली सोडियम होता तो ये बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर हमें पता है, जेड हमेशा पी के बराबर। क्लियर? जेड 11 है तो प्रोटॉन भी कितने, 11। अगर न्यूट्रल फॉर्म में होता तो 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते, 11 होते बेटा। लेकिन Na प्लस बोल रहा है, प्लस कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो 11 में से एक डोनेट कर दे, कितना बच गया, सीधा आंसर 10। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है बेटा? वैसे ही देखो O-2 की बोले तो -2 को एक बार बोल जाओ, ठीक है। O-2 बोले तो -2 एंड चार्ज को एक बार भूल जाओ, पहले न्यूट्रल से कंपेयर कर लो। न्यूट्रल से कंपेयर कर लोगे तो अपने आप बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। कैसे, -2 को एक बार छोड़ दो, अगर ओनली O होता, ओनली ऑक्सीजन होता तो हमें पता न्यूट्रल फॉर्म में अगर होता तो जेड कितना होता है, 8, तो प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रल फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होता है। यस और नो? न्यूट्रल फॉर्म में 8 होता, लेकिन क्या दे रखा, -2 चार्ज दे रखा है। इसका मतलब -2 चार्ज कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यस और नो? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसका मतलब न्यूट्रल फॉर्म में 8, तो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, 2 और गेन करेगा, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन के नंबर की। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। ओके चलो बेटा, कितने हो गए, 5 और 4 हो गए क्या, नंबर 5। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर एनी स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हमें दे दे उसके लिए हमें बोले क्या, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा। तो बच्चों समझना, आपको याद है एक हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, A क्या होता है, P + N। यस और नो? अरे लिखा नहीं लिखा, A P + N होता है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर का सम क्या होता है, मास नंबर होता है बेटा। ठीक है बेटा, इस यहां से मैं क्या कर सकता हूं, N क्या होगा, A - P। यस और नो? अरे इस P को इधर लेके आ सकते नहीं आ सकते, तो A - P हो जाएगा। हमें पता है बच्चों क्या, P का नंबर क्या होता है, जेड के इक्वल। यस और नो? अरे P = जेड होता नहीं होता, जितने प्रोटॉन उतना ही जेड। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या करूंगा, न्यूट्रॉन का नंबर क्या आ जाएगा, A - P, किसका क्या लिखूंगा, जेड। तो सीधा A - Z कर दोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे बोला जाए 11 सोडियम 23, ये बच्चों क्या होता है इसके लिए, यानी ये इसका मास नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। क्लियर है? इसके लिए n बताना, क्या करेंगे, A - Z। ठीक है, A - Z, इसका A कितना है, 23, और ये कितना है, Z 11 हो गया, तो क्या करेंगे, n कितना हो जाएगा, 23 - 11 मतलब कितने हो जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन। यस और नो? होगा बच्चों? ठीक है। या फिर एक एग्जांपल हमें क्या दे दे बेटा, जैसे मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो 13Al27 ये होता है। क्लियर है? यहां से अगर आपसे बोला जाए तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे बताओगे बच्चों, A - Z। A कितना है रे, 27, और Z कितना है, 13, मतलब कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन। यस और नो? बात समझ में आई? चलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो पहली बात तो कोई आपको एग्जांपल दे रखा हो, ये मान लो कोई एलिमेंट ये है, तो उसके साथ जो 2 नंबर लिखे गए होंगे उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर उसमें हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे डिसाइड करना है, एक एक चीज मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह LKG UKG के बच्चों की तरह विद एग्जाम्पल समझाई है, कैसे करना क्या करना। आपको डाउट, यस और नो? प्रिंस छवि, आपको दिक्कत बेटा, यस और नो? चलो आप दो बेटा फटाफट।
चलिए बच्चों, चलिए क्या, चलो अच्छा कोई डाउट है क्या? छविकांत का क्या मैसेज आया? सर पहले मास नंबर निकालना पड़ेगा जो कि पी एंड एन का सम करने में आता है, तो एन कैसे पता चलेगा? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलो वो भी बात करेंगे बेटा, हर क्वेश्चन का डाउट मिलेगा आपको, कैसे करना क्या करना है। देखो बेटा अपन ने क्या बोला, छविकांत ने क्या बोला है कि सर पहले मास नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल बात सही है बच्चे की कि न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, a माइनस जेड करना पड़ेगा। क्लियर सर? नो डाउट जेड तो हम कर लेंगे, लेकिन ए का तो आइडिया होना चाहिए ना। अरे ए का तो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ओनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें वो तो अपन क्या कर सकते हैं, वो तो अपन जेड की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन ए जो होता है वो होता है p प्लस एन, और सर अगर एन का पता हो तो ए आ सकता है, और ए का पता हो तो एन आ सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली न्यूट्रॉन का नंबर भी बिना ए के आ सकता है क्या? नहीं। या फिर बिना एन के ए का नंबर आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर ए और एन दोनों में से हमारे पास एक की किसी की वैल्यू आ जाए तो दूसरे की वैल्यू आ सकती नहीं आ सकती? अरे आ सकती है। अगर न्यूट्रॉन का नंबर आ जाए तो p प्लस एन से ए आ जाएगा, यस और नो। और अगर ए का नंबर पता हो तो क्या कर सकते हैं, a माइनस पी से एन आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा, बिल्कुल बेटा, दोनों ही तरीके से आ सकता है, वेरी गुड। लेकिन ध्यान रखना कम से कम पहले एक का पता होना चाहिए, ओके। तो वो पता किसका होना चाहिए, ए का पता होना चाहिए, मास नंबर का, ओके। वो कैसे करते हैं समझना। 5 पॉइंट हो गए क्या? 6। बच्चों देखो कैसे, ये 3 फेमस एलिमेंट है क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये ट्रिक भी मैं बताऊंगा, जैसे छविकांत ने बोला कि सर ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा, बिल्कुल बेटा बताएंगे। समझना इस बात को। सबसे पहले कैसे करना बच्चों, देखो क्या करना है, चलो ट्रिक फॉर जेड इक्वल टू 20, तो ये ध्यान रखना यहां तक, ट्रिक फॉर अप टू जेड इक्वल टू 20 एलिमेंट्स। मैंने क्या कहा, ऐसे एलिमेंट की ट्रिक है जिनका जेड कहां तक हो बेटा, 20 तक का हो। आ गया समझ में? यानी एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, किसका होता है, कैल्शियम का होता है बेटा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस से देखते दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है? यानी ये जो ट्रिक है किसके लिए अप्लाई होगी, 20 तक की होगी। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर 20 के बाद हमें क्या करना है, 20 के बाद वालों के लिए हमें मास नंबर चल के देगा, लिख के देगा क्वेश्चन में साइड में ब्रैकेट में, उसकी टेंशन नहीं है। क्लियर? लेकिन 20 तक की नहीं देगा बेटा, उसके लिए क्या करना, ध्यान रखना। देखो बेटा इसकी 2 कंडीशन होती है, क्या समझना, इफ जेड इक्वल टू इवन नंबर, मैंने क्या कहा, जेड क्या हो, इवन नंबर हो। क्लियर है? जेड क्या हो बच्चों, इवन नंबर हो, तो आपको क्या करना है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई जेड, यानी a आपको क्या करना है, z का डबल कर देना। मैंने क्या कहा, 20 तक के एलिमेंट के लिए अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर ऑड नंबर, समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो मास नंबर क्या होगा, सीधा एटॉमिक नंबर का डबल कर देना। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो कैसे बेटा समझना इस बात को। मैंने लिखा है कार्बन, कार्बन का ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ऑड नंबर है इवन नंबर है, इवन नंबर, तो जस्ट इसका डबल कर दो, मास नंबर क्या हो जाएगा, 12, काम खत्म। क्लियर? मैंने लिखा है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, क्या बेटा 8, ऑड नंबर है इवन नंबर है, इवन नंबर है, जस्ट डबल कर दो, क्या हो गया 16, काम खत्म। मैंने लिखा है बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये बताओ ऑड नंबर है इवन नंबर, पहली बात तो एटॉमिक नंबर इसका कितना 12 होता है बेटा, ये क्या होगा इवन नंबर, जस्ट डबल कर दो यानी 24, यानी ये इसका मास नंबर आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरी कंडीशन हमें क्या दे सकता है, समझना बेटा, इफ जेड इक्वल टू क्या है, ओड नंबर, यानी जेड क्या है, ओड नंबर है, उस कंडीशन में आपको ए कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, a इक्वल टू 2z प्लस 1, मैंने क्या कहा, यानी एटॉमिक नंबर का डबल करके क्या कर देना बेटा, +1 कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। आ गया समझ में? मैंने क्या कहा, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, ओड नंबर है, तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर का डबल करके +1 कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। ओके, कैसे आ जाएगा बेटा समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा है एलिमेंट सोडियम, ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 होता है, ओड नंबर है इवन नंबर है, ओड नंबर, तो डबल कर दो, 11 का डबल 22 +1 कर दो कितना 23, तो इसका मास नंबर होता है 23। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? या फिर मैं लिखूं जैसे एल्यूमिनियम, ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है बेटा, ओड नंबर है इवन नंबर है,
ओड नंबर है, यानी इसका मतलब 13 इसका एटॉमिक नंबर, डबल कर दो 26 प्लस 1 यानी कितना 27। इस टाइप से आप देख सकते हो, आ गया समझ में। लेकिन 3-4 एलिमेंट इसके एक्सेप्शन भी होते हैं बच्चों। कैसे एक्सेप्शन कैसे होते हैं? जैसे अपन लिखे हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो ये 1H1 होता है। ओके, बच्चा कहेगा सर 1 ओड नंबर है, ओड नंबर है तो क्या करेगा, इसका डबल करके 1 करेगा, प्लस 1 करेगा तो 1H3 करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 1H1 ही होता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा एक्सेप्शन, क्लियर है। एक में लिखूं बेटा बेरिलियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है। बच्चा कहेगा इवन नंबर है, जस्ट डबल कर दो 8 होगा क्या, लेकिन ये कितना होता है 9 होता है बच्चों, क्लियर है। या फिर जैसे मैं लिखूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ओड नंबर है, ओड नंबर है यानी बच्चा क्या करेगा डबल करके 14 प्लस 1 15 करेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है ये 14 ही होता है बच्चों, आ गया समझ में। अगर मैं बात करूं क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 यानी बच्चा क्या करेगा डबल करके प्लस 1 करेगा 34 प्लस 1 35, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है 35.5 है। ये एक्सेप्शन होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, क्लियर। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको बस एटॉमिक नंबर ध्यान है तो आपके पास मास नंबर आ सकता है अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग। कब तक है 20 तक के एलिमेंट में, क्लियर। एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है 20 तक के एलिमेंट में क्या होता है बच्चों, मैक्स मैंने क्या कहा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर होता है, मैंने क्या कहा जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। मैंने क्या कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल होता है, तो हमें पता है ए क्या होता है P प्लस N तो है, 10 प्रोटॉन है तो 10 ही न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया 20 हुआ नहीं हुआ, तो सीधा A = 2Z करने पर आ जाता है, आ गया समझ में। लेकिन क्या होता है जिनका एटॉमिक नंबर ओड नंबर होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपेरिजन में एक ज्यादा होता है, आ गया समझ में। तो जितना Z है मतलब उतने प्रोटॉन हो गए, उसका डबल करके प्लस 1 कर देंगे तो A आ जाएगा, समझ में आ गया, यस और नो। क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है तब तो सीधा 2Z कर देते, लेकिन एक न्यूट्रॉन ज्यादा है तो प्लस 1 कर देते हैं तो वो A के बराबर आ जाता है, आ गया समझ में। लेकिन 3-4 इसके एक्सेप्शन है बेटा, ये ध्यान रखना, 1H1 4Be9 फिर 7 नाइट्रोजन 14 और क्या करेंगे 17Cl 35.5 है। ये 3-4 एक्सेप्शन ध्यान है, तो बाकी अलग अलग एलिमेंट्स का आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी ट्रिक याद रखना, बहुत हेल्प करेगी। क्या एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो 20 तक की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या करना सीधा डबल कर देना बेटा एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास आ जाएगा, यस और नो। और जिसका ओड नंबर है डबल करके क्या कर देना प्लस 1 कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा ओड नंबर वाले का एटॉमिक मास या मास नंबर आ जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन ध्यान क्या होना चाहिए एटॉमिक नंबर ध्यान होना चाहिए, आ गया समझ में, ठीक है। सभी अब तो बता सकते हो बेटा न्यूट्रॉन कैसे होगा, बस जो आपके पास जेड है बेटा, आपने सीक्वेंस जेड याद कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ए आ जाएगा, ए और जेड से मेरे पास क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। मैंने क्या कहा था, या तो एन पता होना चाहिए या ए पता होना चाहिए, दोनों की हेल्प से एक का पता है तो दूसरे का पता कर सकते हैं, यस और नो। तो बस एक कैसे पता करना है, एक की हेल्प से फिर हमारे पास एन आ जाएगा। अब तो समझ गया, क्लियर है बेटा। चलो ये तो अपने ट्रिक कॉन्सेप्ट बेटा सब कुछ मैंने बताए हैं, ओके। एक चीज और ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट अपने लिए बेटा, क्या, और कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ये चीज खास कर ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये 3 फेमस एलिमेंट है, इनके बारे में बार बार हमें पूछेगा, बार बार देगा, क्लियर है। इसलिए स्पेशली इन 3 के लिए मैं जरूर लिखाता हूं, क्या, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना इनका जितना जेड होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, काम खत्म। मेरा कहने का मतलब क्या है, इन तीनों एलिमेंट का जितना जेड होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का नंबर उतना ही होता है बच्चों, ओके। कैसे बच्चों, अगर अपन बात करें जैसे एग्जांपल कार्बन की बात करें तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी का नंबर कितना होता है 6 ही होता है, आ गया समझ में, क्लियर है। यहां मैं बात करूं जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी का नंबर क्या होता है 7 होता है, क्लियर है, ठीक है। यहां मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो बात करें जैसे जेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी का नंबर कितना होता है 8 ही होता है, समझ में आ गया, यस और नो। तो ये 3 फेमस एलिमेंट है, ध्यान रखना, इनके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की वैल्यू कितनी आती है 6 6 6 7 7 7 8 8 8 ही आती है, समझ में आ गया, ठीक है। आपको डाउट है तो बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो बेटा यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। चलो बेटा ये बताओ, आज के लेक्चर में मैंने बात की है एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का नंबर, ये सब कैसे डिसाइड करना है, हर ट्रिक हर कॉन्सेप्ट मैंने बताया कैसे करना है, क्या करना। आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, अभिषेक को डाउट है तो बोल बेटा, सविकांत प्रिंस, चलो क्या कहा, प्रिंस का मैसेज क्या है, सर मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर
पहली बात तो एटॉमिक नंबर नहीं है बेटा, मास नंबर है। बिल्कुल बेटा बात तुम्हारी सही है, हमेशा ध्यान रखना। मास नंबर एक्चुअल में ये क्या है बेटा, ये एक्चुअल में इसके आइसोटोप्स की वजह से होता है। अरे क्लोरीन के क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो 1s1 1s2 1s3 तीन आइसोटोप होते हैं, नहीं होते हैं, तीन आइसोटोप होते हैं। वैसे ही क्लोरीन के भी क्या होते हैं, दो आइसोटोप होते हैं, 17Cl35 17Cl37। 17Cl35 37 बोल रहा हूं, मतलब समझ रहे हो क्या, यानी एक का एटॉमिक मास 35 दूसरे का 37, तो दोनों का एवरेज लेने पर 35.5 आता है। अब बच्चा कहेगा सर 35 37 दोनों का एवरेज लूंगा 36 आना चाहिए, वो तो क्या आता है नॉर्मल एवरेज ले, लेकिन परसेंटेज अमाउंट का भी यूज करें तो क्या होता है 35.5 आता है। क्लियर। तो नॉर्मली बात करें बेटा एटॉमिक मास मास नंबर नो डाउट क्या होता है इंटीजर में होता है, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ एलिमेंट का क्या होता है फ्रैक्शनल होता है। इसका रीजन क्या आता है, उनका रीजन होता है उनके आइसोटोप्स की प्रेजेंस, उनके आइसोटोप होना। ठीक है, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं वो आइसोटोप में लिखेंगे अपन 2 लेक्चर बाद। क्या The atomic mass, अच्छे सुनना, the atomic mass of some element is fractional number due to presence of their isotope. Clear? कुछ एलिमेंट का मास नंबर फ्रैक्शनल होता है, डेसिमल में होता है, इसका रीजन क्या है उनके आइसोटोप्स की प्रेजेंस। क्लियर। ठीक, अगला स्टेटमेंट सुनो, if any element have more than one isotopes then the atomic mass of element will average of atomic mass of all isotopes. मैंने क्या बोला, अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास सभी आइसोटोप के एटॉमिक मास का एवरेज होता है, काम खत्म। आ गया समझ में। तो एवरेज की वजह से क्या आता है वो फ्रैक्शनल आ सकता है बेटा। आ गया समझ में। ये अपन 2 लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एटॉमिक मास मास नंबर का जो फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज चेंजेस वाला उसके क्वेश्चन करेंगे, और आपको कोई भी एग्जाम्पल दे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कितना है वो आपको कैसे पता करना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। आ गया समझ में। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टेयर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनका मतलब क्या होता है, कैसे होता है। आ गया बेटा समझ में। यस और नो। आपको डाउट आज के लेक्चर में और को डाउट बेटा, चलो ये फटाफट नोट कर लो। ठीक है बेटा, तुम स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, आईडी बंद करो फिर मैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। शविकांत प्रिंस, फिर बंद करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया और तुम नोट कर लो अभिषेक। प्रिंस शविकांत स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आईडी बंद कर रहा हूं यहां से। ठीक है बेटा, वेरी गुड, नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, बाय।